नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और यह बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की समीक्षा ये की गई है। राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का कार्यक्रम ये था। तो लगातार आपको बताने की बैठकों का दौर भी जारी है। हर गांव से ये मिट्टी आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट ये सामने आया और अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम ये थीम है कार्यक्रम की। मेरी माटी मेरा देश और कृतज्ञता ज्ञापन का ये कार्यक्रम है और हर गांव से इसमें मिट्टी लाई जाएगी और अमृत कलश यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम ये रखा गया है। तो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट ये सामने आया। उन्होंने समीक्षा बैठक ये की है, इसके बाद स्टेटमेंट उनका सामने आया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई थी। उन्होंने कहा कि हर एक गांव से मिट्टी लाई जाएगी। कलश यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम है। कलश यात्रा भी निकाली जाएगी और प्रत्येक गांव से मिट्टी लाकर ये मिट्टी लाई जाएगी। मेरी माटी मेरा देश ये इस थीम है इस कार्यक्रम की। इसकी समीक्षा बैठक ये की गई है और उसके बाद ये स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता ज्ञापन का ये कार्यक्रम है। हर गांव से मिट्टी आएगी और इसके बाद अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। तो ये बड़ी और अहम खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जिसकी समीक्षा बैठक ये की है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक हुई है और उन्होंने कहा है कि हर गांव से मिट्टी ये लाई जाएगी और इसी के साथ अमृत कलश यात्रा भी ये निकालने का कार्यक्रम है। अमृत कलश यात्रा भी ये निकाली जाएगी। और वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां पर मुख्यमंत्री ने दूर दूर से आए सभी फरियादियों की समस्या को सुना है और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि संसद में पिछले एक हफ्ते से चल रहे हंगामे के बाद अब विपक्षी दलों ने नई स्ट्रैटेजी बनाई है। विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA के घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल अब मणिपुर के दौरे पर जाएगा और बताया गया है कि 29 और 30 जुलाई को यह प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा भी करेगा। तो आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की तरफ से ये बाकायदा मीटिंग की गई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो प्रतिनिधिमंडल है वो 29 और 30 जुलाई को मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। वहां पर पीड़ित लोगों से मिलेगा, उनके परिजनों से मिलेगा और यह स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जो इंडिया अलायंस जो तैयार किया गया है, उन्होंने सभी ने बैठकर यह निर्णय लिया है कि सबसे पहले जो फोकस होगा वो मणिपुर हिंसा पर है और वहां पर एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और जो हिंसा से प्रभावित लोग हुए हैं उनसे मुलाकात करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनके परिजनों से मिलेगा। आपको बता दें कि मामला बहुत तूल पकड़ रहा है और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और संसद के दोनों सदनों में भी हमने देखा कि किस तरह से इस मुद्दे को जोर शोर से विपक्ष ने उठाने का काम किया है और जिस तरह से एक नया नाम विपक्ष ने दिया है इंडिया अलायंस, इसको लेकर अब एकजुटता दिखाने का संदेश विपक्ष लगातार यह कर रहा है कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ मिलकर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। और मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है और इस मांग पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, इस पर अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मणिपुर हिंसा पर उनका बयान ये होना चाहिए, बहस इस पर होनी चाहिए। तो हालांकि अब जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई है इंडिया अलायंस की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पहुंचेगा जहां पर हिंसा हुई है, हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात करेगा, उनसे जानेगा कि अब तक जो कुछ हुआ है और किस तरीके से ये घटनाएं घटी हैं और पीड़ित लोगों से भी मुलाकात ये की जाएगी। तो ये नई स्ट्रैटेजी है इंडिया अलायंस की। आगे अब किस तरीके से इंडिया अलायंस को काम करना है ये देखना होगा, लेकिन जो अब स्ट्रैटेजी में जो निर्णय लिया गया है, जो डिसीजन लिया गया है सर्वसम्मति से,
वो मणिपुर को लेकर लिया गया है कि मणिपुर के दौरे पर रहेंगे एक प्रतिनिधिमंडल, वहां पर जाएगा और उसके बाद वहां जो प्रभावित लोग हुए हैं इस हिंसा को लेकर, इस हिंसा से, क्योंकि मणिपुर हिंसा की आग पूरे देश में फैल रही है, लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और इसी को ही अब एक बड़ा हथियार बनाकर विपक्ष लगातार हमलावर भी नजर आ रहा है और अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों सदनों में अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। तौकीर, जिस तरह से इंडिया अलायंस जो है वो लगातार स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि सदन में भी जमकर हंगामा हो रहा है और खासतौर से मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। हालांकि जो बैठक हुई है उसमें एक और नई रणनीति ये बनी है मणिपुर जाने की कि एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएगा और जो हिंसा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेगा। फिलहाल किस तरह से इसको देखा जा रहा है, क्या कुछ आगे इसकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है इंडिया अलायंस की? देखिए, ये भी देखा गया है कि राहुल गांधी मणिपुर गए थे, उसके बाद से राजनीति बहुत तेज हो गई है। खासकर जिस तरह के वीडियो सामने आए मणिपुर के, उसके विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिला है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो इस पर बोल क्यों नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ज्यादा चर्चा है कि वो सदन में इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। फिलहाल एक ऐलान किया गया है जयंत चौधरी की तरफ से, जो आरएलडी के चीफ हैं, कि वो जाएंगे वहां पर मणिपुर और वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। उनके साथ ऐसे कई और दल होंगे जो इंडिया में शामिल है, उनके प्रतिनिधि भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे। फिलहाल इसमें रामगोपाल जो यादव है, जो महासचिव है पार्टी के, प्रमुख महासचिव है समाजवादी पार्टी के, उनको लेकर भी चर्चा है कि वो भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा कई और ऐसे दल है, यानी कि कांग्रेस है, आरएलडी है, समाजवादी पार्टी है और जो इनके सहयोगी दल है, चाहे वो टीएमसी हो फिर या फिर और जो दल है, चाहे वो आईएनसी है, वो सभी लोग शामिल होंगे और वो सब लोग जाकर मणिपुर के वो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच खबर ये भी आई है कि 35,000 से ज्यादा के सीआरपीएफ जवानों को वहां तैनात किया गया है और मणिपुर को जितनी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए, सत्ता पक्ष उसमें लगा हुआ है कि ऐसे मुद्दा ना बनने दिया जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में मणिपुर के जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया को भी देखने को मिल रहा है कि लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर मणिपुर को लेकर लिख रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और अभी कुछ देर कल भी यहाँ पर एक ईसाई समुदाय ने यहाँ पर जो पीस है उसको लेकर, एक शांति व्यवस्था के लेकर यहाँ पे प्रेयर की गई थी चर्च में। और इसके अलावा 5 अगस्त को फिर एक पीस की बैठक वहां पर बुलाई गई है चर्चों में। वहां पर भी वहां पर जो शांति बहाल की जाए इसको लेकर वहां पर प्रार्थना की जाएगी चर्चों में। फिलहाल जो मुद्दा है यानी कि वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है और ऐसे में जो विपक्षी दल है वो एकजुटता के साथ इस मणिपुर के मुद्दे को बुलाना चाह रहे हैं। अब देखना है कि जो सरकार है वो आखिर इस मुद्दे को कैसे हल करती है। और जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, 35,000 से ज्यादा की फोर्स लगाई है, खासकर उन 5 जिलों में जहां पर मणिपुर में ज्यादा हिंसा हो रही है। अभी कुछ देर बाद कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान किया जा सकता है कि उनके भी जो प्रतिनिधि हैं वो कौन लोग इसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष फिलहाल हमलावर नजर आ रहा है। बिल्कुल तौकीर, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की तरफ से यह स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा और हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेगा। हालांकि जो तस्वीरें वायरल हुई थी उसको लेकर सीबीआई या पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने की क्यों जरूरत है, जब होम मिनिस्ट्री पूरा इसको मॉनिटरिंग कर रही है। खुद होम मिनिस्टर जो है उनका स्टेटमेंट सामने आया तो उसको भी विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब होम मिनिस्ट्री पूरी मॉनिटरिंग कर रही है तो फिर तो उसको बेवजह एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। देखिए, आपने देखा कि सदन में जिस तरह की कार्रवाई हुई और जिस तरह का हंगामा हो, उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह धरने पर बैठ गए और उसके समर्थन में कई ऐसे सांसद थे जो वहां नजर आ रहे थे। जाहिर तौर पर विपक्ष अपनी एकजुटता को भी साबित करना चाह रहा है इस मणिपुर के मुद्दे पर। और इसके साथ ही जिस तरह के हालात देखे गए थे और उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ये सारे कई और वीडियो भी आ सकते हैं, यानी कि हिंसा जो हुई है और जिस तरह की वहां पे गतिविधियां हुई हैं उसको लेकर ये छोटी घटना बताई गई थी। जाहिर तौर पर इसको लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से और घेरने की कोशिश की और कहा कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे वहां की परिस्थिति को सामान्य किया जाएगा। फिलहाल बताया भी जा रहा है कि कई जिलों में इंटरनेट बैंड है, इसकी वजह से अभी कई तस्वीरें सामने नहीं आ सकी हैं। यानी कि आने वाले समय में अगर जहां के जब हालात सुधरेंगे तो कई ऐसे वीडियो, कई ऐसी तस्वीरें और सामने आएंगी जिसको लेकर विपक्ष और हमलावर हो सकता है। लेकिन यही मुद्दा है कि जो भी राष्ट्रीय दल है वो लगातार
इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं कि मणिपुर पे आखिर इतना हंगामा होने के बावजूद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बीच कई राज्यों में चुनाव भी हैं और वहां पर चुनावी रणनीति है, वहां पर जो नजर आ रही है वो मणिपुर का एक बड़ा मुद्दा बुलाने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना खासकर ऐसे स्टेट हैं जहां पर चुनाव होना है और वहां को लेकर भी इस तरह के मुद्दों को हावी किया जा रहा है कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि इसी बहाने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर इसका जवाब दें। यानी कि जो स्ट्रेटेजी है वो क्लियर है कि मणिपुर के मुद्दे को विपक्ष अभी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता और लंबे समय तक अभी इस मुद्दे को बुलाना चाहता है। अब देखना यह है कि अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री का क्या रुख होगा और जिस तरह से मणिपुर का मुद्दा है वो कब शांत होगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव मैंने आपको बताया कि बहुत दूर नहीं है। ऐसे में अगर मणिपुर का मुद्दा शांत नहीं होता है तो ये पूरे प्रदेश में हावी होगा, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आई हैं और उसके बाद जो रिएक्शन सोशल मीडिया में खासकर देखने को मिल रहा है वो पूरे प्रदेश में लगातार हावी हो रहा है। देने वाली तस्वीरें हैं और पूरे देश में आक्रोश भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इस वक्त बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम खान को आवाज का सैंपल ये देना होगा, हाईकोर्ट से बड़ा झटका ये लगा है। और आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसको लेकर कोर्ट में ये मामला चल रहा था और अब अपडेट इसमें सामने आ रही है कि अब आजम खान को अपना वॉइस सैंपल ये देना होगा। भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया था और हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया था। और सैयद मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ बने में। आमिर, फिलहाल एक बड़ा झटका आजम खान के लिए, जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, कोर्ट ने कहा है कि वॉइस सैंपल देना पड़ेगा। भड़काऊ भाषण से जुड़ा ये पूरा मामला, लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी बता दें सचिन के जिस तरह से आजम खान का ये मामला है, 2007 में आजम खान ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये भड़काऊ भाषण का दिया था और इसमें आरोप था कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जो कि ये रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मामला था, जिसके बाद अब हाई कोर्ट में ये इसको रद्द करने की मांग की गई थी, जिसको इस हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए साथ ही निर्देश दिया है कि उनको वॉइस सैंपल देना होगा। जी ठीक है आमिर, लेकिन जिस तरह से अब ये कोर्ट का ऑर्डर आया है वॉइस सैंपल को लेकर, फिलहाल आगे किस तरीके की परिस्थितियां आप देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आजम खान को देखा जाए तो पहले भी एक के बाद एक झटके लग चुके हैं। अब उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन अब एक और झटका ये कोर्ट का लगा वॉइस सैंपल को लेकर। फिलहाल अगर उनका राजनीतिक करियर देखें या बाकी चीजें देखें, ऑल ओवर चीजें हम देखें तो किस तरीके से रहने वाली है? जी बता दें कहीं ना कहीं आजम खान के लिए फिर से एक बार ये मुश्किल तो होगी, क्योंकि जिस तरह से वॉइस सैंपल देने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने, और इस मामले में अगर कहीं ना कहीं वॉइस सैंपल दिया जाता है और अगर इस तरह की जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी तो उससे कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। जी सचिन। ठीक है, चलिए आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब सीएम धामी का स्टेटमेंट सामने आ गया। उन्होंने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम ने कहा है कि जिस गठबंधन का हिस्सा वो हैं, उनके लिए ऐसे बयान देना स्वाभाविक है, उन्हें ऐसे बयान देने से पहले सोचना भी चाहिए। और इसके साथ ही सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। तो अगर इस तरीके से एक एक करके मामला उखड़ेगा तो भाईचारा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। आज भी और वहीं कारागार और होमगार्ड विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, जहां पर उनका लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया है। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 साल के कार्यकाल में प्रदेश की जेलों में बहुत परिवर्तन हुआ है। प्रदेश की जेलों में नौजवानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है।
हमने उन्हें एमएसएमई से जोड़ा है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया और खाने में बदलाव किया गया है। जेल का मैनुअल बदला गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जेलों में हमने महिलाओं को पहले के मुकाबले काफी छूट भी दी है। यहाँ एक देवबंद के नज़दीक दुपचड़ी गांव है, वहाँ कई दिन पहले जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ समाज के बंधुओं के माध्यम से कि एक लड़का घर से कई दिन से गायब था और उसका फिर बॉडी मिली। प्रशासन से भी बात हुई हमारी और जब आज समय मिला है, हम पूर्वांचल में थे, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कल रात में आगरा आए हैं, तो आज उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना और सरकार की ओर से, संगठन की ओर से भी उनके साथ बैठना, उनकी परिस्थितियों को जानना और उसके बाद प्रशासन के साथ भी बात करना उद्देश्य यह है। और वहीं पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कंवर ब्रजेश सिंह को सहारनपुर के गांव खजूरबालों में भ्रमण के दौरान जानकारी मिली कि एक छोटा बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके परिजन उसका इलाज कराने में असमर्थ हैं। गांव वालों की सूचना पर राज्य मंत्री कंवर ब्रजेश सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बालक के परिजनों को अपने 1 महीने के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक सौंपते हुए शासन, सांसदों और विधायक और फिल्मी हस्तियों और सामाजिक संगठनों से भी मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। ये बालक एक बहुत ही संक्रमित रोग SMA1 जो एक स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है, उससे ग्रसित है। इसके टोटल ट्रीटमेंट का खर्चा 17.5 करोड़ आएगा। मैं मुझ जैसे अनेकों लोगों से और समाज के उन सभी मूर्धन्य लोगों से ये अपील करता हूं कि ये बालक इस चराचर जगत संक्रमित रोग SMA1 जो एक स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है, उससे ग्रसित है। इसके टोटल ट्रीटमेंट का खर्चा 17.5 करोड़ आएगा। मैं मुझ जैसे अनेकों लोगों से और समाज के उन सभी मूर्धन्य लोगों से ये अपील करता हूं कि ये बालक इस चराचर जगत में आया तो इसके जीवन की रक्षा करना सामाजिक जीवन में होने के नाते हमारा कर्तव्य है। मैं अपनी जो मुझे सैलरी विधायक के नाते और एक मंत्री के नाते मिलती है, पूरे 1 माह का वेतन जो 1.5 लाख रुपया बनता है, मैं इस बच्चे के खाते में ट्रांसफर करा रहा हूँ। मैं ऐसे सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने भी इस बच्चे के सहयोग के लिए, जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने भी। तो देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। सहारनपुर पहुंचे थे पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री और परिजनों को उन्होंने 1.5 लाख रुपए का चेक ये दिया है। जो बच्चा उनकी गोद में नजर आ रहा है, इसी बच्चे के इलाज के लिए उन्होंने अपने 1 माह का वेतन देने की बात ये कही है। और आपको बता दें कि इस बच्चे को बीमारी के इलाज के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए की जरूरत है और उन्होंने औरों से भी अपील की है, उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी अपनी भागीदारी इसमें निभाएं ताकि इस बच्चे के जीवन को बचाया जा सके। और 3 तलाक ने मुस्लिम महिलाओं का घर तबाह कर दिया। पीड़ित मायके पहुंचती हैं तो वहां भी ताने उनको सुनने को मिलते हैं। ऐसे में इन पीड़ित महिलाओं को अपने से ज्यादा बच्चों की चिंता सताती है और ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाएं उनके लिए अब एक सहारा बनी है। इन महिलाओं को न सिर्फ रहने के लिए छत मिली है बल्कि खाने के लिए राशन की व्यवस्था भी हुई है। और बाराबंकी जिले में 3 तलाक से पीड़ित ऐसी 5 महिलाओं को आवासित किया जा चुका है। इन सभी महिलाओं ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। क्या नाम है जी? शाहजहां। ये जो सरकारी आवास मिला है, कब मिला आपको और इससे पहले क्या परेशानी रहे? बहुत परेशानी रहे। कच्चा घर रहा है, छप्पड़ पड़ा हुआ रहा है। मोदी जी ने आवास तब रहा घर हुआ है। ये खुर्शीद बानो। कब आपका तलाक हुआ और क्या समस्या? मेरा तलाक 3 साल बस मेरे शौहर का साथ रहा है। और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। कानपुर में आदिवासी समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय जाकर किया प्रदर्शन। मणिपुर में हुई हिंसा पर रोष जताते हुए प्रदर्शन किया।
अलीगढ़ में समुदाय विशेष के छात्रों ने हिंदू युवक के साथ मारपीट की है। इस पर हिंदूवादियों में आक्रोश। एएमयू छात्र और हिंदूवादी कार्यकर्ता आए आमने सामने। उन्नाव में ओवरलोडिंग की शिकायत पर बिजली विभाग ने किया छापेमारी। कटिया डालकर बिजली चला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी। रायबरेली में ग्राम पंचायत में साफ सफाई कर रहे सफाई कर्मी पर दबंगों ने ढाया कहर। दर्जनों सफाई कर्मियों ने काम छोड़कर दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर। सहारनपुर में सखी समूह कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सीडीओ कार्यालय पर लगाया ताला। मुख्य विकास अधिकारी ने दिया मांगों को पूरा करने का आश्वासन। इटावा में आपूर्ति कार्यालय पर राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों का लगा जमावड़ा। गर्मी में लोग हो रहे हैं परेशान। संत कबीर नगर के ऑनलाइन लूडो खेल में फंसी 2 बच्चों की मां हुई फरार। पीड़ित पति पत्नी को वापस लाने की लगा रहा है गुहार। कानपुर में जबरन महिला को उसके फ्लैट से निकाला गया। पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचकर दिया प्रार्थना पत्र। ललितपुर में 2 दबंगों ने युवक को बीच सड़क में बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भीड़ तमाशबीन बन गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।